तो मोशन के बारे में बात कर चुके थे हम लोग। नेक्स्ट है, ठीक है, मैंने ये कहा कि आप यहाँ देखो, हनी वाला जो एग्जाम्पल था उसमें था कि ये हमारे पास में एक बोतल है और इस बोतल में हनी इसमें रखा हुआ है। तो ये मान लो वेइंग मशीन पे रखा है, तो जितना, क्योंकि ये पूरा का पूरा सिस्टम रुका हुआ है, तो वेइंग मशीन की अगर हम बात करेंगे तो इसमें जो भी इसका बोतल प्लस इसका मास है उसके करस्पॉन्डिंग अपने को क्या मिलेगा, यहाँ नॉर्मल मिलेगा, क्योंकि इसको डाउनवर्ड क्या लग रहा होगा, एम जी। तो एम इंटू जी ये क्या करेगा, ये वेइंग मशीन मेजर कर रही होगी। फिर मैं कह रहा हूँ कि अगर हमने इस बोतल को उल्टा कर दिया तो यहाँ क्या है कि जो इसमें हनी भरा हुआ है ना, वो क्या करेगा, धीरे धीरे नीचे आ रहा होगा। इसका मतलब ये जो सिस्टम है हमारे पास में, इस सिस्टम का सेंटर मास क्या कर रहा है, नीचे आ रहा है ना। क्योंकि यहाँ अगर आप बात करोगे तो यहाँ दरअसल इसको नॉर्मल लग रहा होगा एन डैश, है ना। पूरे सिस्टम का मास जो है एम है, तो एम इंटू जी नीचे लग रहा है और यह नहीं नीचे आ रहा है। इसका मतलब एसीएम जो है वो नीचे आ रहा है। आई बात समझ में? अगर एसीएम नीचे आ रहा है तो अगर इसको मैं पॉइंट मास मान के करूं तो ऊपर इसको एन डैश लग रहा है, एक्सटर्नल फोर्स है, और डाउनवर्ड इसको एम इंटू जी लग रहा है, ये भी एक्सटर्नल फोर्स है। तो नेट एसीएम तो वो क्या मिल रहा है अपने को, एम जी माइनस एन डैश इक्वल टू हो जाएगा एम एसीएम। तो आप देखो यहाँ एन डैश की वैल्यू क्या मिलेगी आपको, एम जी माइनस एम एसीएम। इसका मतलब है कि लेस देन एम जी मिलेगा आपको, यानी जो रीडिंग ये दिखाएगा वेइंग मशीन वो लेस देन एम जी दिखाएगा। मान लो पहले ये दिखा रहा था, मान लो कि 20 न्यूटन दिखा रहा था, तो अभी ये हो सकता 19 न्यूटन दिखाए या 18 न्यूटन दिखाए, लेकिन 20 नहीं दिखाएगा, क्योंकि पार्टिकल्स नीचे आ रहे हैं सिस्टम के। सेंटर मास क्या कर रहा है, नीचे आ रहा है। ये बात समझ में आई? तो ये सर कॉन्सेप्ट था। पार्टिकल्स वापस नीचे आके सेटल हो गए तो वापस एमजी हो जाएगा ना नॉर्मल? हाँ, जब सारे पार्टिकल यहाँ नीचे आ जाएंगे सेटल डाउन होने के बाद में, वापस से एम जी हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। ओके। ओके सर। हम्म। नेक्स्ट हमारे पास में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, इसको मैं लोकॉम ऐसे लिखता हूँ, मतलब LOCOM, लोकॉम। ठीक है। तो जब भी कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की बात की जाएगी, इसका मतलब है कि कैसे, इसका मतलब क्या है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की हम बात कर रहे हैं, तो वो मैंने मोमेंटम के बारे में पहले बता चुका था, P इक्वल टू एम वी होता है ना। PCM भी हमने देखा था, M इंटू VCM होता है। तो हमें मालूम क्या है, देखो यहाँ से समझते हैं। सिंस F एक्सटर्नल इक्वल टू क्या था हमारे पास में, M ACM वेक्टर था, है ना। इसको हमने क्या लिख सकते हैं, M DVCM वेक्टर बाई DT लिख सकते हैं। और यही इक्वल टू क्या था,
डी P1 वेक्टर, मतलब है ना, ये था ना भाई, क्या था वैसे देखा जाए तो M1A1 वेक्टर प्लस M2A2 वेक्टर एंड सो ऑन, है ना। तो आप यहाँ देखो, इसको क्या लिख सकते हो आप, dP1 वेक्टर बाई dt लिख सकते हो ना। इसको क्या लिख सकते हो, dP2 वेक्टर बाई dt लिख सकते हो ना, इंडिविजुअल पार्टिकल का, है ना। तो अब ध्यान से देखो अब आप, अगर मैं कहूँ कि इफ F एक्सटर्नल इक्वल टू 0 है, तो यहाँ देखो आप, M dVCM वेक्टर बाई dt या d बाई dt PCM वेक्टर लिख सकते हैं। F एक्सटर्नल इक्वल टू अगर 0 है, इसका मतलब क्या, देखो इसका मतलब हुआ कि PCM वेक्टर इक्वल टू क्या आ गया, कांस्टेंट आ गया ना, और टोटल मास इनटू VCM इक्वल टू क्या आ रहा है, कांस्टेंट आ गया ना। ये लॉजिक समझ में आया पहले तो। अगर ये कांस्टेंट आ रहा तो हमें MVCM वेक्टर इक्वल टू क्या लिखा था हम लोगों ने, P1 वेक्टर प्लस P2 वेक्टर और इस तरह से PN वेक्टर, है ना, यही था, ये लिख लीजिए। लिख लिया। हाँ सर। सर एक मिनट, if external force on system is 0, then momentum of this system will be conserved, will be conserved. If external force on system is 0, then momentum of this system will be conserved. Clear है? तो if external force, if net external force on system is 0, if net external force on system is 0, then momentum of the system will be conserved. एक तो ये पॉइंट हो गया हमारे पास में। नेक्स्ट है, लिख लिया सबने।
ओके, तो ये तो हो गया कि अगर नेट फोर्स सिस्टम पर नेट एक्सटर्नल फोर्स अगर 0 है तो। लेकिन अगर मान लो मैं कहता हूं कि इफ एफ एक्स एक्सटर्नल इक्वल टू 0, सिर्फ अलोंग द एक्स एक्सिस अगर नेट फोर्स 0 है, तो उस केस में आप देखोगे कि पी पी एक्स सी एम क्या रहेगा, हमारा कांस्टेंट रहेगा। पी एक्स सी एम इक्वल टू कांस्टेंट रहेगा। ओके, एक मिनट। तो इफ एक्स एक्सटर्नल इक्वल टू 0, देन पी एक्स सी एम क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। इफ एफ वाई एक्सटर्नल इक्वल टू 0, देन पी वाई सी एम इक्वल टू कांस्टेंट रहेगा। इफ एफ जेड एक्सटर्नल इक्वल टू 0, देन पी जेड सी एम कांस्टेंट रहेगा। ओके, ये आ जाएगा हमारे पास में। ये भी लिख लो। अब एक नोट यहाँ लिखेंगे हम लोग। लिख लिया? यस सर। अब नोट ये लिखना है, if net external force is 0 on the system, and initially center of mass of the system is at rest, then it will be at rest। ये तो वैसा ही कॉन्सेप्ट हो गया, न्यूटन का सेकंड लॉ ही तो हो गया, सॉरी फर्स्ट लॉ ही तो हो गया, है कि नहीं। अगर फोर्स 0 है तो अगर बॉडी रुकी हुई तो रुकी रहेगी, अगर रेस्ट पर है तो वैसा यहाँ भी होगा सेंटर मास को लेकर। इफ नेट एक्सटर्नल फोर्स इज 0 ऑन द सिस्टम and initially center mass of the system is at rest, then it will be at rest, or initially if it is moving, then it will be moving with constant velocity। कांस्टेंट वेलोसिटी लिखा मैंने, स्पीड नहीं लिखा है। आ रही बात सुन में? इसका मतलब डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों कांस्टेंट है, होगा है ना, क्योंकि पीसीएम क्या आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है, पीसीएम इक्वल टू एम वीसीएम आ रहा है, तो वीसीएम 0 भी हो सकता है, वीसीएम कांस्टेंट भी हो सकता है, क्योंकि एम वीसीएम इक्वल टू कांस्टेंट आ रहा है, तो एम तो कांस्टेंट है ही सिस्टम का, इसका मतलब वीसीएम भी कांस्टेंट हो गया।
तो अगर VCM इनिशियली 0 है तो 0 पे रहेगा, अगर है ना, अगर मान लो किसी वेलोसिटी जा रहा है सेंटर मास तो वो उसी वेलोसिटी जाता रहेगा। लिख लीजिए। लिख लिया सबने? यस सर। ठीक है, चलो क्वेश्चन करेंगे। मैं पहले इस पर आता हूँ, जैसे एग्जाम्पल 10 हुआ है ना। ये कौन सा क्वेश्चन है, पहले इसकी बात करते हैं। कैनन वाला बाद में करेंगे, पहले प्लेटफॉर्म वाले इस तरह के क्वेश्चन करेंगे। जैसे अब इसको अप्लाई कर रहा हूँ मैं, तो सबसे पहले ले रहा हूँ मैं एग्जाम्पल 10th। क्या कह रहा है, अ मैन ऑफ मास एम इज स्टैंडिंग। ये ग्राउंड है और ये आइस है, मतलब ग्राउंड जो है, और ये प्लेटफॉर्म है और ये आदमी यहाँ खड़ा हुआ है, ये प्लेटफॉर्म है। कह रहा है कि मैन ऑफ मास एम, इसका मास एम है, स्टैंडिंग ऑन अ प्लेटफॉर्म ऑफ मास कैपिटल एम है, kept on smooth ice. If the man starts moving on the platform with speed v related to the platform। अच्छा, एक बात और क्लियर कर दूं, पहले जो हमने वहां मोमेंटम लिखे है ना, PCM वेक्टर इक्वल टू P1 वेक्टर प्लस P2 वेक्टर प्लस P3 वेक्टर, सब ये ग्राउंड के रेस्पेक्ट में है, यानी VCM भी क्या होना चाहिए, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में होना चाहिए। तो इंडिविजुअल जो पार्टिकल होगा या इंडिविजुअल बॉडीज जो होगी उनका मोमेंटम भी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में लिखेंगे, यानी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में वेलोसिटीज लेंगे। अगर आप किसी फ्रेम में चलेंगे तो फिर उसी फ्रेम के रेस्पेक्ट में सारी वेलोसिटीज देखेंगे हम लोग। आगे बात समझ में, ये ध्यान रखना है। तो यहाँ क्या होगा कि इसने रिलेटिव कहा, क्या कहा, रिलेटिव, यानी विद, अब ये क्या कह रहा है देखो, इफ द मैन स्टार्ट्स मूविंग ऑन द प्लेटफॉर्म विद स्पीड v रिलेटेड टू द प्लेटफॉर्म, यानी वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू प्लेटफॉर्म, अगर ये इधर की तरफ जाता है तो वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे, तो वो कितना दिया इसने, v आई कैप दिया है, मैग्नीट्यूड उसने v दिया, तो मैंने डायरेक्शन बता दी तो v आई कैप लिख लिया। तो ये तो वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू प्लेटफॉर्म है, यानी ये तो रिलेटिव वेलोसिटी है, लेकिन इसकी वेलोसिटी को क्या लाना है अपने को, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में लाना। जब भी मोमेंटम कंजो करवाएंगे तो किसके रेस्पेक्ट में करवाएंगे, ग्राउंड से देखेंगे हम लोग। जब कुछ नहीं मेंशन किया जाता तो यानी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। क्यों, क्योंकि ये क्या कह रहा है, विद व्हाट वेलोसिटी रिलेटेड टू द आइस, यानी आइस तो फिक्स है, यानी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में डज द प्लेटफॉर्म रिकॉइल, है ना। इसका मतलब प्लेटफॉर्म की ग्राउंड के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, तो मैन की भी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी लेके जाएंगे। ये बात समझ आए मैंने क्या कहा पहले तो। अब आप यहाँ देखो पूरे सिस्टम पर, क्योंकि आइस का आइस ने, तो आइस क्या है यहाँ, स्मूथ, कहने का मतलब ये था कि ये स्मूथ है, स्मूथ सरफेस है। तो ये जब मैंने सिस्टम बनाया, इस सिस्टम पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। अगर मैन मूव करता है प्लेटफॉर्म पे, तो मैन और प्लेटफॉर्म के बीच में फ्रिक्शन हो सकता है, लेकिन वो तो पूरे सिस्टम के लिए इंटरनल हो गया ना। तो इंटरनल फोर्स का कोई इफेक्ट आता ही नहीं है, ये मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ। सेंटर मास के पोजीशन के लिए, सेंटर मास की पोजीशन के लिए इंटरनल फोर्सेस का कोई लेना देना नहीं है। ये बात याद आ रही है आप लोगों को? यस सर। क्योंकि सिंपल सी बात है, अगर ये आदमी आगे मूव करेगा और प्लेटफॉर्म पीछे मूव करेगा तो तभी हो सकता है जब इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन होगा, तभी तो हो सकता है, अदरवाइज पॉसिबल ही नहीं है। अगर फ्रिक्शन नहीं है तो आदमी आगे जा ही नहीं सकता।
इसका मतलब इसको फ्रिक्शन पीछे लगेगा, कितना लगेगा, उतना ही लगेगा जितना आदमी को लग रहा है। तो जब सिस्टम की बात करेंगे तो ये पूरा क्या हो गया, इंटरनल फोर्स हो गया। अब आप देखो आदमी रुका हुआ था, प्लेटफॉर्म रुका हुआ था, इसका मतलब सिस्टम पर कोई एक्सटर्नल फोर्स तो है ही नहीं। तो सिंस एफ एक्सटर्नल इक्वल टू क्या है यहाँ 0, तो आदमी भी रुका हुआ और प्लेटफॉर्म भी रुका, इसका मतलब सिस्टम का सेंटर मास क्या है यहाँ, रेस्ट पर है। तो जैसे ही आदमी मूव करने लगेगा, ये मैन मूव करने लगेगा, अभी भी सिस्टम का सेंटर मास रेस्ट पे ही रहेगा, क्योंकि कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, इसलिए वो पॉइंट लिखवाया मैंने। अभी क्लियर हुआ? यस सर। तो अब क्या करेंगे, आदमी की वेलोसिटी लाएंगे, तो यानी ये आगे की तरफ जा रहा है, v वेलोसिटी मैन की है, और ये प्लेटफॉर्म की वेलोसिटी इधर की तरफ है। तो इनिशियली जब रुका हुआ था तो मोमेंटम क्या था, सिस्टम का 0 ही था, तभी तो VCM 0 है। तो इनिशियली यानी यहाँ एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, तो क्या लिखेंगे, तो सिंस F एक्सटर्नल इक्वल टू 0, देयरफॉर PCM वेक्टर इक्वल टू क्या लिखेंगे यहाँ, P मैन वेक्टर प्लस P प्लेटफॉर्म वेक्टर, और ये इक्वल टू क्या है यहाँ 0 ही है। ये बात समझ में आई, क्योंकि VCM 0 है। तो 0 इक्वल टू यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई कर रहा हूं, तो आदमी की वेलोसिटी किधर, राइट साइड में है, तो क्या लिखूंगा, m इंटू VM आई कैप प्लस इसका क्या लिखूंगा, कैपिटल M माइनस VP आई कैप। आया बात समझ में, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए। अब आप, अभी तो हमें VM तो पता नहीं है, लेकिन VP क्या चाहिए अपने को, तो M VM बाई कैपिटल M, लेकिन VM तो मालूम नहीं, VM निकालना पड़ेगा कहाँ से, यहाँ से। कैसे, VM वेक्टर माइनस VP वेक्टर इक्वल टू VMP वेक्टर होता है, तो हो गया VI कैप, VM वेक्टर यहाँ से निकालेंगे तो माइनस VP वेक्टर क्या है, लेकिन VP वेक्टर की बात कर रहा हूँ, तो VP वेक्टर लिखेंगे माइनस VPI कैप इक्वल टू VI कैप, ये लिख लो पहले। लिख लिया? यस सर। तो अब यहाँ देखो, यहाँ से हम लोग VM निकालूंगा मैं, तो VM इक्वल टू VM वेक्टर इक्वल टू आ जाएगा VI कैप माइनस VPI कैप। हमें तो VP चाहिए, इसको एज इट इज VM वेक्टर या तो इसको रख दो ऐसे, तो अल्टीमेटली क्या आ गया, V माइनस VPI कैप आ गया। तो ये VM वेक्टर आ गया, तो मैग्नेट मतलब ये पूरा पॉजिटिव मान लिया मैंने, इसका मतलब ये क्या आ रहा है, मैन की वेलोसिटी राइट साइड में आ रही है, इसको यहाँ रख देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो यहाँ VP इक्वल टू M हो जाएगा V माइनस VP मैग्नीट्यूड में डिवाइड बाई कैपिटल M। सॉल्व करो इसको, तो आप देखोगे
कि वीपी की वैल्यू आ जाएगी तो वीपी की वैल्यू आ जाएगी एम वी बाई एम प्लस एम, ये आंसर है। ठीक है ना, तो इस तरह से करेंगे। ये समझने के लिए मैंने इतनी कहानी बनाई है, लॉजिक समझ में आ गया तो इतना कैलकुलेशन करने की आपको कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन आई कैप जे के समझने के लिए लिया आपको। लिख लिया? मैं बाकी लोगों ने लिख लिया? हो गया सर। सर सेंटर ऑफ मास का मोमेंटम 0 कैसे हुआ, एक बार वापस एक्सप्लेन कीजिए ना। एक्सटर्नल फोर्स कहाँ है सिस्टम पे, देखो ना आप, क्योंकि वो स्मूथ सरफेस है। आइस की बात करने का मतलब है कि स्मूथ है वो। आइस स्केटिंग का नाम सुनाया होगा आपने, क्यों करते हैं? क्योंकि फ्रिक्शन लेस होता है, काफी नेग्लिजिबल फ्रिक्शन होता है, इसलिए तो कर पाते हैं। तो जब एक आप देखो यहाँ, इसको ये आगे की तरफ जा रहा है तो ये स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है इसको, और इसको इधर की तरफ लग रहा है तो ये तो इंटरनल फोर्स हो गया ना, और ये ग्राउंड है। और ये सिस्टम को देखो, आपको एक्सटर्नल फोर्स ही नहीं है, देखो ना। मैंने ये लाइन है ना, ये ड्रॉ करने का मतलब क्या है, ये सिस्टम दिखा रहा हूँ मैं आपको। और आपको मालूम है स्टैटिक फ्रिक्शन अगर इसको एफ आगे लगा तो उतनी क्वांटिटी का पीछे लगता है। तो ये तो इंटरनल फोर्स हो गया ना, एक्सटर्नल फोर्स कहाँ है यहाँ? और ये आदमी रुका हुआ था, प्लेटफॉर्म भी रुका हुआ था इनिशियल में, और सडनली चलने लगा। इसका मतलब सिस्टम का सेंटर मास की वेलोसिटी 0 होगी ना। हाँ सर। क्योंकि कोई फोर्स ही नहीं है। की बात समझ में आ रही है? हाँ सर। अब जैसे एग्जांपल 11 है हमारे पास में, क्या कह रहा है 11 में? अ फ्लैट कार इसका मास स्मॉल है में, क्वेश्चन क्या है? A flat car of mass capital M is at rest on a frictionless floor with a child of mass M standing at its edge। अब ये भी देखो सिस्टम रुका हुआ है, इसका मतलब सिस्टम पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, और बोल भी रहा फ्रिक्शनलेस फ्लोर है। इसका मतलब ये जो फ्लोर अपने को दिया है यहाँ का म्यू क्या है? 0 है, फ्रिक्शनलेस सरफेस है। With a child of mass M standing at its edge, if child jumps off from the car towards right with an initial velocity u with respect to the car, है ना, car towards right with initial velocity u with respect to the car, find the velocity of car after it jump। अब एक चीज क्लियर कर देता हूँ इसमें। इसमें क्या होगा, दरअसल इसने कहा कि जंप जब करेगा तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी u है, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू कार है। तो अब कार तो यहाँ भी रुका हुआ है, तो जब ये जंप ऑफ होगा, जब इसको जंप करके बाहर चला जाएगा सिस्टम से, मतलब इस कार्ट से बाहर चला जाएगा, तो इसको पीछे की तरफ क्या होगी, कार को पीछे की तरफ वेलोसिटी आएगी। तो वो जो बाद में वेलोसिटी है उसके रेस्पेक्ट में, या जब वो एक कार रुका हुआ था उसके रेस्पेक्ट में यू है। तो क्या करना है, जब कुछ भी मेंशन ना किया जाए और सिर्फ ये कहा जाए कि एन इनिशियल वेलोसिटी यू विद रिस्पेक्ट टू द कार, इसका मतलब ये होता है कि इसकी जो यू वेलोसिटी है ना, ये वो वेलोसिटी है यानी उसके रेस्पेक्ट में जब कूदने के बाद इस कार की जो भी वेलोसिटी होगी ना v, उसके रेस्पेक्ट में इसकी ये v रिलेटिव वेलोसिटी है।
समझ में आया? यानी यू किसके रेस्पेक्ट में है? क्योंकि पहले तो कार रुका हुआ था, लेकिन बाद में तो कार मूव करने लगा, जैसे जंप ऑफ हो गया। इसका मतलब है कि v के रेस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी u दिया हुआ है। ये समझ में आया मैंने क्या कहा? जब कुछ मेंशन नहीं किया जाएगा तो यही करना है। अब मैंने क्या कह रहा हूँ, पहले ध्यान से सुनो। मैं ये कह रहा हूँ कि जब कुछ मेंशन नहीं किया जाएगा, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन में ऐसा मेंशन कर देता है कि इसकी जो u वेलोसिटी है उसके रेस्पेक्ट में है, जब ये मतलब इसकी किसके मतलब जंप करने के पहले जो वेलोसिटी कार की है उसके रेस्पेक्ट में u है कि, और अगर मेंशन नहीं, और कभी कभी मेंशन भी कर देता है वो कि कूदने के बाद, जंप ऑफ होने के बाद कार की जो वेलोसिटी है उसके रेस्पेक्ट में u है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं कहा इसने, कहाँ लिखा है ऐसा? किसके रेस्पेक्ट में? बस वो बोला कार के रेस्पेक्ट में, लेकिन ये नहीं कहा कि जब कार रेस्ट पर था तब के लिए या कार मूव कर रहा है तब के लिए। इसका मतलब ये होता है कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो मतलब जंप ऑफ होने के बाद जो कार की वेलोसिटी है उसके रेस्पेक्ट में ये रिलेटिव वेलोसिटी माननी है आपको। तो अभी कार क्या था, यहाँ रेस्ट पर ही था, है ना? इसका मतलब है जब ये जंप ऑफ होगा तब कार की वेलोसिटी v आ जाएगी। अगर वेलोसिटी भी आ गई तो उसके रेस्पेक्ट में u दिया हुआ है। यानी ये क्या हो गया, ये vc हो गया, और ये क्या हो गया, बॉय की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू कार हो गया। वापस से देखो, सिस्टम पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, तो इसका मतलब पी सी एम इक्वल टू क्या होगा, 0 इक्वल टू पी सी कार प्लस पी बॉय वेक्टर। ये क्या होगा, 0 होगा। यानी पहले भी 0 था तो बाद में भी 0 होगा। ये बात समझ में आई? अब यहाँ भी रिलेटिव दिया है तो पहले ग्राउंड के रेस्पेक्ट में लाएंगे, तो वी बी सी वेक्टर इक्वल टू वी बी वेक्टर माइनस बी सी वेक्टर। वी बी सी यानी यू आई कैप इक्वल टू वी बी बॉय की ग्राउंड के रेस्पेक्ट में माइनस वी आई कैप, यानी वी बी वेक्टर इक्वल टू हो गया यू माइनस वी आई कैप। यानी ये क्या इंडिकेट कर रहा है, पूरा पॉजिटिव है, तो यानी ये किधर जा रहा है, इधर की तरफ। तो रख दो वैसे भी यहाँ, तो 0 इक्वल टू पी सी क्या लिखोगे, माइनस कैपिटल एम वी आई कैप, यहाँ प्लस वी माइ सॉरी यू माइनस वी इंटू इसका मास एम है, ये आई कैप है ना। सॉल्व कर लो तो आप देखो कि प्लेटफॉर्म की वेलोसिटी क्या आ गई यहाँ भी, तो एम यू बाई एम प्लस एम, यही आंसर है। बात समझ में आ गई? यस सर। लिख लीजिए। लिख लिया? सर एक सेकंड लिख रहे हैं।
हो गया सर। अभी ये क्वेश्चन करो एग्जांपल 12। लिख लिया? मतलब हाँ चलो कर रहे हो ना क्वेश्चन एग्जांपल 2। हो गया? कर रहे हैं सर।
नेटवर्क इशू सबके साथ है क्या अभी? नो सर। No, sir. तो आप वो देख लीजिएगा ना, आपके रिकॉर्डिंग मिल ही जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं। हो गया क्वेश्चन? हाँ सर। बताऊं क्या एग्जांपल 12? हाँ, sir. देखो कैसे करना है। A flat car of mass m, नहीं कौन सा क्वेश्चन था? हाँ 11 क्या था ना पहले। विथ चाइल्ड है ना, तो ऐसा दिया हुआ देखो, ये प्लेटफॉर्म है, सॉरी ये कार है, इसका मास कैपिटल एम है और ये यहाँ है ना, इसका मास स्मॉल एम है। A flat car of mass m with child of mass m is moving with velocity v1 on a frictionless surface। ये पूरा का पूरा सिस्टम v1 से जा रहा है ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, दोनों साथ में जा रहे हैं। मैन की भी वेलोसिटी वही है, यानी चाइल्ड की भी वेलोसिटी वही है जो फ्लैट कार की है। फ्रिक्शनलेस सरफेस है, यानी कोई एक्सटर्नल फोर्स सिस्टम पर नहीं। इसका मतलब सिस्टम का सेंटर मास v1 स्पीड से ही जा रहा है, क्योंकि दोनों का मास, दोनों की वेलोसिटी क्या है यहाँ, v1 ही है। The child jumps in the direction of motion of the car with velocity u with respect to car। अब यहाँ जो वेलोसिटी है, अब ये मेंशन नहीं किया उसने, इतना बोला कि विद रिस्पेक्ट टू कार, ये नहीं कहा कि जंप करने के पहले जो वेलोसिटी थी, है ना, या जंप करने के बाद जो वेलोसिटी हुई उसके रिस्पेक्ट में, ऐसा नहीं कहा है। इसका मतलब जंप करने के बाद जो कार की वेलोसिटी है ना, उसके रिस्पेक्ट में यू है। अभी समझ में आया वापस से? हाँ, sir. तो क्या करेंगे, मैंने मान लिया इसकी वेलोसिटी इधर हो गई मान लो v2 और इसकी वेलोसिटी इधर की तरफ, जो कि अपने को तो v रिलेटिव u दिया हुआ है ना, तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कार की वेलोसिटी v2 हो गई। तो ये हमारे पास में vc है, ठीक है, v2 इक्वल टू vc है, तो हमारे पास हो गया ग्राउंड के रिस्पेक्ट में लाना सब कुछ अपने को। अच्छा देखो यहाँ pcm वेक्टर इक्वल टू क्या होगा, p1 मतलब pc प्लस, अच्छा ये भी चाइल्ड है यानी कोई बात नहीं, इसको मैन ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो यहाँ देखो, यानी इनिशियल मोमेंटम इस केस में 0 नहीं है, तो इनिशियल मोमेंटम के अभी लिखते हैं, भी पहले ये निकाल लेते हैं, यानी v रिलेटिव इक्वल टू क्या लिखोगे, ये मैन है मान लो, तो वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू कार इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ कार विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी, यू आई कैप वी एम वेक्टर माइनस वी टू आई कैप। तो हमारे पास आ गया वी एम वेक्टर इक्वल टू यू प्लस वी टू आई कैप हो गया। ठीक है, तो लगाओ कॉन्सेप्ट, तो क्या हो जाएगा, कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम इंटू वी वन, यही था टोटल सिस्टम का, है ना, पीसीएम वेक्टर ये तो था, इक्वल टू पीसी, पीसी मतलब कार का, तो क्या लिखेंगे, कैपिटल एम इंटू वी टी अलोंग द एक्स एक्सिस है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, और इसका भी पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, तो प्लस एम यू प्लस वी टू, यही आंसर है। हमें क्या चाहिए, कह रहा है कि फाइंड द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द चाइल्ड एंड दैट ऑफ द कार। तो चाइल्ड की वेलोसिटी तो हमारे पास पहले क्या करेंगे, क्योंकि सब दिया हुआ देखो यहाँ, और चाइल्ड की वेलोसिटी तो ये वाली जाएगी ना, उसमें v2 ऐड कर देंगे। तो पहले यहाँ से v2 निकाल लेते हैं, क्या हो जाएगा, m प्लस एम v1 माइनस एम यू इक्वल टू कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम v2। तो हमारे पास आ गया v2 इक्वल टू कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम v1 माइनस एम यू डिवाइडेड बाई m प्लस एम। तो यही आंसर है, ठीक है ना, लिख लो। और इस v2 को
इसमें रख दो तो आपको मैन यानी उस चाइल्ड की वेलोसिटी मिल जाएगी। बात समझ में आई? Yes. हाँ सर। लिख लीजिए। लिख लिया सबने? नेक्स्ट चले। अब एग्जाम्पल 13। अभी क्या कह रहा देखो, each of the blocks shown in figure has a mass 1 kg. The rear block moves with speed towards the front block kept at rest. यानी ऐसा दिया हुआ है। ये 1 kg है, ये इक्वल टू 50 न्यूटन पर मीटर है और ये 1 kg है। ठीक है, अब आप देख रहे हो ये तो रेस्ट पर ही है। इस ब्लॉक की वेलोसिटी कितना दिया इसने? 2 मीटर पर सेकंड है। इसको मान लेते हैं कि ये यू है, मान लो। ठीक है, 2 मीटर पर सेकंड है। अब क्या हो रहा है यहाँ, ये ब्लॉक आएगा, है ना? तो जब ब्लॉक आएगा तो यहाँ देखो क्या होगा सिचुएशन। जस्ट पहले टच करेगा, ये ब्लॉक तो यही है, लेकिन जैसे टच करेगा यहाँ तो अभी भी इसकी तो वेलोसिटी 1 kg है। क्यों? क्योंकि कोई कंप्रेशन तो है ही नहीं। सॉरी 2 मीटर पर सेकंड ही रहेगी, क्योंकि ये भी 1 kg, ये भी 1 kg है। लेकिन इसकी वेलोसिटी इधर क्या है, 2 मीटर पर सेकंड है। उसके बाद ये क्या करेगा? कंप्रेस करेगा। ये तो रेस्ट पर ही अभी, क्योंकि कोई का वो है नहीं। लेकिन जैसे ही इधर आएगा तो इसको क्या करेगा? स्प्रिंग को कंप्रेस करेगा। तो स्प्रिंग को जब कंप्रेस करेगा तो क्या होगा, ये इसको है ना, तो मान लो कंप्रेशन हुआ यहाँ, तो कंप्रेशन हुआ तो सीधी सी बात है इस ब्लॉक को भी तो पुश करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि जब ब्लॉक में कंप्रेशन मतलब स्प्रिंग में कंप्रेशन होगा तो आपको मालूम है कि ये एंड इसको इधर फोर्स लगाएगा और ये एंड इसको फोर्स इधर लगाएगा। ये लॉजिक समझ में आ रहा है पहले? हाँ सर। हाँ सर। तो मान लेते हैं कि ये ब्लॉक ए और ये मान लेते हैं ब्लॉक बी है। तो जब इसको फोर्स अगर बी को इधर लगाएगा तो इसकी वेलोसिटी क्या करेगी? यहाँ इसकी वेलोसिटी इंक्रीज करेगी और इसकी जो वेलोसिटी है v1 है मान लो, तो वो क्या करेगी? डिक्रीज करेगी। ये लॉजिक समझ में आ रहा है? क्यों? हाँ क्योंकि सर। इसको फोर्स इधर लग रहा है लेफ्ट साइड में, है ना? क्योंकि इसकी वेलोसिटी इधर थी है, तो v1 क्या करेगी? डिक्रीज करती जाएगी और v2 क्या करेगी? इंक्रीज करती जाएगी। एक टाइम ऐसा आएगा कि कंप्रेशन क्या होगा? मैक्सिमम होगा। मैक्सिमम जब कंप्रेशन होगा वो, है ना, तो वो तभी होगा जब दोनों की वेलोसिटीज क्या हो जाएगी? सेम हो जाएगी।
क्योंकि जब दोनों की वेलोसिटी सेम हो गई, यानी वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन या वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, इस केस में क्या था, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच ही क्या हो गई, 0 हो जाएगी, है ना। वेलोसिटी ऑफ अप्रोच 0 की तो अब इनकी डिस्टेंस क्या होगी, अब इससे कम नहीं हो सकती क्योंकि दोनों की वेलोसिटी सेम हो गई। लेकिन यहाँ ध्यान से देखो, कंप्रेशन हो गया तो इसको फोर्स अभी भी इधर लग रहा है कि एक्स फोर्स, और इसको इधर लग रहा है, तो अब इसकी वेलोसिटी क्या करेगी वापस से, क्योंकि ये डिक्रीज करती जाएगी और इसकी इंक्रीज करती जाएगी, तो इसके बाद वापस से सेपरेशन क्या होगा, यहाँ इंक्रीज करता जाएगा। इसका मतलब मैक्सिमम सेपरेशन उसी केस में होगा जब रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0, या दोनों की वेलोसिटी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। तो मैक्सिमम सेपरेशन हो या मैक्सिमम एक्सटेंशन हो, उसी केस में होगा जब रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी। तो एक नोट यहाँ लिखेंगे, पहले नोट लिख लेंगे इधर साइड में। आप चाहो तो अपने जो आपके पास रजिस्टर या कॉपी है उसके टॉप पर लिख लो इसको। नोट क्या रहेगा, मैक्सिमम कंप्रेशन और मैक्सिमम एक्सटेंशन। एक चीज लिखना चाहिए था, at the time of maximum compression or maximum extension, relative velocity of blocks will be 0 at the time of maximum compression or maximum extension. Relative velocity of blocks will be 0. लिख लिया? नहीं सर, एक मिनट। हो गया सर। लिख लिया? अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, वापस चलते हैं। क्वेश्चन कह रहा है ईच ऑफ द ब्लॉक शोन इन फिगर हैज अ मास 1 kg. द rear block moves with the speed of 2 meter per second towards the front block kept at rest. The spring attached to the front block is light and has a spring constant 50 Newton per meter. Find the maximum compression of the spring assume on a frictionless surface. तो मैक्सिमम कंप्रेशन की बात कर रहा है, तो हमारे पास में देखा जाए तो x जो है वो क्या है, यहाँ मैक्सिमम कंप्रेशन है, तो x से ये, लेकिन x और v दोनों क्या हमारे लिए अननोन है। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ, क्योंकि कहीं कोई फ्रिक्शन नहीं है,
इसलिए एक तो एनर्जी कंजर्व रहेगी यानी टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहेगी और एक मोमेंटम कंजर्व रहेगा। क्यों? क्योंकि इस पूरे सिस्टम को अगर आप देखो तो कोई एक्सटर्नल फोर्स इस सिस्टम पर नहीं है। स्प्रिंग फोर्स अगर है भी तो वो तो इंटरनल फोर्स है। यहाँ तक बात क्लियर है? तो मोमेंटम सबसे पहले कंजर्व करवाएंगे। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, अप्लाइंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, तो क्या हो जाएगा? इनिशियल मोमेंटम केवल पार्टिकल का ही है, क्योंकि इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू क्या होगा? फाइनल मोमेंटम होगा। और ये हमारे पास में क्या है? पीसीएम वेक्टर भी है ना? तो क्या करेंगे यहाँ? पीसीएम वेक्टर अगर है तो आपको पता है कि इसको क्या लिखेंगे? P1 वेक्टर प्लस P2 वेक्टर। तो पार्टिकल का, इंडिविजुअल का इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। देखो कैसे? तो मैं यहाँ लिखूंगा, ये किधर है? ए ब्लॉक किधर जा? राइट साइड में। तो कितना हो गया? 2 × 1 प्लस इसका कितना हो गया? 1 × 0 इक्वल टू फाइनल, क्योंकि अपने को तो मैक्सिमम चाहिए। तो दोनों की वेलोसिटी क्या है यहाँ? v है। तो क्या लिखेंगे? 1 × v प्लस 1 × v अलोंग द एक्स एक्सिस है, यानी कितना आ गया? 2v। इधर 2 आ गया, यानी v इक्वल टू आ गया 1 मीटर पर सेकंड। यानी दोनों ब्लॉक की मैक्सिमम कंप्रेशन के टाइम वेलोसिटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में क्या है? 1 मीटर पर सेकंड है। ये लिख लो पहले। तो नेक्स्ट है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। तो ब्लॉक ए की काइनेटिक एनर्जी लिखेंगे इनिशियल, तो कितना हो जाएगा? 1/2 × 1 × 2 का होल स्क्वायर प्लस ब्लॉक 2 का तो 0 ही है, प्लस स्प्रिंग की एनर्जी भी 0 थी जस्ट कंप्रेशन के पहले, है ना? तो यहाँ फाइनली कितना हो जाएगा? 1/2 × 1 × 1 का होल स्क्वायर प्लस 1/2 × 1 × 1 का होल स्क्वायर, दोनों ब्लॉक की काइनेटिक एनर्जी प्लस स्प्रिंग में कंप्रेशन है तो kx स्क्वायर। ये आ गया हमारे पास में। तो यहाँ कितना हो गया? 2 = 1 प्लस 1/2 × 50 × x स्क्वायर। तो हमारे पास आ गया ये कितना हो गया? ये उधर जाएगा तो 1 आ गया ना। तो 1 = ये कितना हो गया? 25 x स्क्वायर। तो हमारे पास x स्क्वायर इक्वल टू 1/25, यानी x इक्वल टू 1/5 या 0.2 मीटर। ये आंसर है। मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी। तो यहाँ एनर्जी कंजर्व करवाएंगे और एक मोमेंटम कंजर्व करवाएंगे। तो m × v है ना, m1 v1 प्लस m2 v2 ऐसे लिखा मैंने, इक्वल टू फाइनली एग्जाम्पल 14 भी करा देता हूँ मैं आपको। लिख लिया? यस सर।
एग्जाम्पल 14 क्या कह रहा है? ये ब्लॉक है यहाँ और ये स्प्रिंग है, ये 5 kg है और ये 2 kg है ना। Figure shows two blocks of mass says 5 kg, 2 kg placed on a frictionless surface and connected with a spring. An external kick gives a velocity 14. इसको इधर की तरफ, यानी इसको वेलोसिटी मान लेते हैं कि ये 1 ब्लॉक है, ये 2 ब्लॉक है, तो यानी u1 इक्वल टू 14 मीटर पर सेकंड, यानी इसको किक दे दिया हमने, तो यहाँ इसकी वेलोसिटी आ गई। लेकिन जिस समय इसमें वेलोसिटी आई उस समय इसकी तो वेलोसिटी 2 की क्या 0 थी और कंप्रेशन भी क्या था यहाँ 0 ही था। तो कह रहा है कि टू द हेवियर ब्लॉक टुवर्ड्स द लाइटर वन डिड्यूस वेलोसिटी गेन बाय द सेंटर ऑफ मास। तो इस समय सेंटर मास देखो किक दे दिया हमने और इसको वेलोसिटी आ गई। उसके बाद देखो इस पूरे सिस्टम पर कोई एक्सटर्नल फोर्स है क्या? तो एफ एक्सटर्नल इस सिस्टम पर क्या है यहाँ 0 है। तो वेलोसिटी तो इसको ब्लॉक आ चुकी है, तो वीसीएम क्या लिखोगे अब आप इसको यहाँ वीसीएम वेक्टर इक्वल टू होता है m1 v1 वेक्टर प्लस m2 v2 वेक्टर एंड सो ऑन डिवाइड बाय m1 प्लस m2 प्लस सो ऑन। यही है। तो अलोंग द एक्स एक्सिस है, तो क्या लिखेंगे आप इसको? तो हो जाएगा, तो ये हो गया वीसीएम अलोंग द एक्स एक्सिस, तो वेक्टर को हटा देते हैं, तो क्या हो जाएगा 14 इंटू 5 ना, प्लस इसका कितना है 2 इंटू 0 है ना, और यही प्लस 2 7, यानी वीसीएम आ गया हमारे पास में, कितना आ गया वीसीएम देखो, ये आ गया 10 मीटर पर सेकंड आ गया। कितना आ गया 10 मीटर पर सेकंड आ गया। फिर क्या कह रहा है ये लिख लो पहले, फिर आगे का बताता हूँ। हो गया? यस सर। अब ये क्वेश्चन में क्या कह रहा है देखो, अब ये कह रहा है सेंटर मास की वेलोसिटी मिल गई, इसका मतलब इस सिस्टम का सेंटर मास कहाँ होगा? इस सिस्टम का सेंटर मास यहाँ कहीं होगा, इसका मतलब है कि नहीं भाई? इसका सेंटर मास अगर यहाँ और इसका यहाँ है तो मिला के कहाँ होगा? यहाँ कहीं। को इधर अलोंग द एक्स एक्सिस यानी इसकी वीसीएम क्या है अगर वेक्टर में लिखूं मैं, तो वीसीएम वेक्टर इक्वल टू जाएगा 10 आई कैप मीटर पर सेकंड। ठीक है, figure shows two blocks of masses 5 kg 2 kg placed on a frictional surface and connected with a spring। अब ये कह रहा है द सेपरेट बी पार्ट, पहला पार्ट हो गया
the separate velocities of the two blocks with respect to center of mass, यानी ये ब्लॉक 1 है, तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ ध्यान से देखिएगा, V1 cm वेक्टर इक्वल टू V1 वेक्टर माइनस VCM वेक्टर, कितना हो जाएगा, तो ये आ रहा है 14 I कैप माइनस VCM कितना है 10 I कैप, यानी आ गया हमारे पास में 4 I कैप मीटर पर सेकंड, यानी वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक 1 विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास ये आ गया। फिर V2 cm वेक्टर यानी V2 वेक्टर माइनस VCM वेक्टर, तो V2 कितना है 0 है, माइनस VCM कितना है तो 10 I कैप है ना, इसका मतलब है V2 cm वो आ गया हमारे पास में माइनस 10 I कैप मीटर पर सेकंड, ये लिख लो पहले। श्याम कुमार आया फिर क्या हो गया, कुछ प्रॉब्लम है क्या? सर वो लैपटॉप शट डाउन हो गया था सर, अच्छा मोबाइल में था सर लेकिन क्लास में। ठीक है ठीक है। यहाँ देखो सेंटर ऑफ मास ग्राउंड के रेस्पेक्ट में कितने से जा रहा, देखो 10 मीटर पर सेकंड जा रहा राइट साइड में, और इसी वेलोसिटी से जाता रहेगा, क्यों, क्योंकि कोई एक्सटर्नल फोर्स है ही नहीं सिस्टम पर। लिख लिया? उस्तादिश आपको भी प्रॉब्लम थी क्या? हाँ सर, वो माइक बंद कर रहा था, गलती से स्क्रीन शेयर पे का बटन दब गया था सर। लिख लिया? हाँ सर। यस सर। अब इसमें एक चीज मैं आपको बताता हूँ, इसमें क्या हो, देखो सेंटर मास ग्राउंड के रेस्पेक्ट में कितने से जा रहा है, सेंटर मास जा रहा है 10 I कैप यानी 10 मीटर पर सेकंड से राइट साइड में जा रहा है ना, लेकिन सेंटर मास में बैठ के जब हम लोग देख रहे हैं तो क्या हो रहा है, यहाँ देखो सेंटर मास रुक गया है, सिस्टम का सेंटर मास वो क्या हो गया, रेस्ट पर आ गया है। इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज बताने जा रहा हूँ मैं, यानी हम बात कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, ये ब्लॉक हमारे पास में क्या था, ये 5 kg ब्लॉक है ना, ये क्या हो जाता है, ये ब्लॉक 1 है,
ये स्प्रिंग है, ये 2 kg ब्लॉक है। आप यहाँ देखो सेंटर मास के रेस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी देखो, इधर कितनी आ रही है, 10 मीटर पर सेकंड आ रही है। और सेंटर मास मतलब यहाँ तो नहीं होगा, सेंटर मास कहाँ होगा इसका, सेंटर मास यहाँ कहीं होगा, है ना। तो सेंटर मास तो रेस्ट पर ही आ गया। और आप देखो ये इधर कितने से जा रहा है, 4 मीटर पर सेकंड से, है ना। नहीं नहीं, वीडियो कहाँ स्टॉप हुआ है क्या वीडियो? नहीं सर। अब यहाँ देखो आप, इसको हटा देते हैं पहले। सेंटर मास फ्रेम में जाके हमने देखा तो इसमें क्या हो रहा है, देखो यहाँ ध्यान से देखिएगा। सेंटर ऑफ मास फ्रेम में सेंटर मास की तो वेलोसिटी 0 हो जाएगी, ये तो सबको मालूम ही है ना। वेलोसिटी 0 आ गई। अब यहाँ देखो इंडिविजुअल का मोमेंटम देखो, तो अगर मैं ये 1 है और ये 2 है हमारे पास में ना, तो P1 वेक्टर क्या लिखोगे आप यहाँ, यानी 5 × 4 आई कैप लिखोगे, जो कि कितना आ रहा है, 20 आई कैप भले आ जाएगा kg मीटर पर सेकंड। इसका लिखो P2 वेक्टर क्या लिखोगे, तो -2 × 10 आई कैप, जो कि -20 आई कैप kg मीटर पर सेकंड है। इस सिस्टम का मोमेंटम लिखो, सिस्टम का मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू सेंटर मास ना, क्या लिखोगे आप, P1 वेक्टर प्लस P2 वेक्टर आ गया। आप देख रहे हो कि ये 0 आ रहा है, यानी सिस्टम का मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास 0 आ रहा, तो आना ही चाहिए, सेंटर मास खुद ही रेस्ट पर है। क्योंकि हमने देखा ना PCM वेक्टर इक्वल टू P1 वेक्टर प्लस P2 वेक्टर प्लस P3 वेक्टर, तो PCM वेक्टर ही 0 हो रहा है, सेंटर मास फ्रेम में ही होना ही है। इसका मतलब है सेंटर मास को हम लोग 0 मोमेंटम फ्रेम भी बोलते हैं। हरी बात सुन में, क्योंकि सिस्टम का सेंटर मास फ्रेम में हमेशा 0 होगा। तो एक नोट यहाँ लिखवा देता हूं मैं, ये लिख लो आप। हो गया सर लिखिए। तो नोट लिखते हैं, मोमेंटम ऑफ द सिस्टम with respect to center of mass frame is always 0 that's why center of mass frame is called 0 momentum frame.
ये लिख लिया। यस सर। हो गया, और भी कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। सर जब हरीश, पहले वाले पेज में ले सकते हो क्या, वो का लास्ट लाइन मांगेगा। हो गया सर। पोजीशन of center of mass of two particle system। मतलब क्या है? मतलब ये है कि मान लो एक सिस्टम ये है हमारे पास में, और इसमें ऐसे पार्टिकल्स है। तो अगर मान लो कंटिन्यूस की भी बात करेंगे तो भी पार्टिकल से मिलके बना होगा, है ना। तो इसमें मान लो कि इसका जो टोटल मास है इस सिस्टम का, है ना, जैसे इसका मास है मान लो m1 डैश, है ना, इसका मान लो m2 डैश, इस तरह से मान लो mn डैश, इस तरह से। और इस सिस्टम का सेंटर मास मान लो यहाँ है, टोटल मास इसका मैंने मान लिया कि m1 होता है मान लो। उसी तरह एक सिस्टम मान लो यहाँ है, इसमें भी ऐसे मान लो पार्टिकल्स हैं, इन पार्टिकल से मिलके एक बॉडी भी बन सकती है। तो इसका मान लो सेंटर मास यहाँ कहीं है ना, और इसका मास मैंने मान लिया टोटल मास m2 है, ठीक है। और इन दोनों सेंटर मास के बीच की डिस्टेंस अगर मैं कहता हूँ कि r है, तो हम बता सकते हैं कि सिस्टम का सेंटर मास कहाँ होगा, दोनों सिस्टम का, क्योंकि एक सिस्टम ये हो गया, है ना, एक सिस्टम ये और दूसरा सिस्टम ये हो गया। तो मान लो सेंटर मास यहाँ कहीं होगा सिस्टम का, दोनों सिस्टम का सेंटर मास। तो यहाँ से जो डिस्टेंस है मैंने मान लिया कि ये r2 है, और यहाँ से मैंने मान लिया कि r1 है। तो हमारे पास कॉन्सेप्ट है r इक्वल टू r1 प्लस r2, और हमें एक इक्वेशन भी पता है m1 r1 इक्वल टू m2 r2। टू पार्टिकल सिस्टम का हम लोग देख चुके हैं, इससे r1 r2 बता सकते हैं। यानी यहाँ से सेंटर मास की पोजीशन कहाँ होगी बता सकते हैं, m2 से कहाँ होगी वो भी बता सकते हैं। इन दोनों को जब सॉल्व करोगे तो r1 क्या मिलता है आपको, m2 r बाई m1 प्लस m2 मिलेगा, और r2 इक्वल टू क्या मिलेगा, m1 r बाई m1 प्लस m2 मिलेगा। तो लिख लो।
हो गया सर लिख के। सर आपका वॉइस नहीं आ रहा। मान लो कि ये डिस्क है ना, और यहाँ एक स्क्वायर भी हमने रखा है, मान लो इधर। ये डिस्क है और ये स्क्वायर लेमिना है ना। तो इसकी साइड लेंथ मैंने मान लिया कि 2a है। तो इसका सेंटर मास कहाँ बताया था आपको, इसका ज्योमेट्रिकल सेंटर होगा, और इसका सेंटर मास कहाँ है, इसका भी ज्योमेट्रिकल सेंटर होगा, है ना। दोनों दोनों सेम मटेरियल से बने हुए हैं, तो हमें बताना है किसके रेस्पेक्ट में। तो मान लेते हैं कि एक्स एक्सिस है ना, ये वाई एक्सिस है, ये पॉइंट ओ है, बोथ आर मेड ऑफ सेम मटेरियल। इसका मतलब सरफेस मास डेंसिटी क्या दोनों का सेम है, ये कहने का मतलब है, ठीक है ना। सरफेस मास डेंसिटी इज सेम, ठीक। मास का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो यूनिफॉर्म है, मास का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो यूनिफॉर्म है, ठीक है। तो अब अपने को क्या बताना, सेंटर मास की पोजीशन बतानी कहाँ होगा, ठीक। तो देखा जाए तो ये कितना है इसका, ये भी ए है ना, और ये जो डिस्टेंस है यहाँ से ये भी ए है ना। तो टोटल डिस्टेंस, तो यानी अगर मैं कहूँ पॉइंट ओ के रेस्पेक्ट में, तो इसका मतलब सेंटर मास यहाँ कहीं होगा, मान लो यहाँ होगा, नहीं मालूम है अपने को। तो ये डिस्टेंस मैंने मान लिया कि ये r1 है, मान लो ये 1 है और ये 2 है, और यहाँ से ये डिस्टेंस क्या होगी इसकी, ये r2 है। तो पहले तो हम लोग m1 निकालेंगे, m1 कितना होगा, मान लो सरफेस मास डेंसिटी सिग्मा है, ठीक है। तो सिग्मा, और ये इसका एरिया क्या है, तो पाई ए स्क्वायर ना, और m2 कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा सिग्मा इंटू 2a का होल स्क्वायर, यानी m2 इक्वल टू हो गया 4 सिग्मा ए स्क्वायर। तुम्हारे पास कॉन्सेप्ट क्या है, r1 प्लस r2 इक्वल टू कितना हमारे पास में 2a है, तो हमें o के रेस्पेक्ट में चाहिए, है ना। हमें क्या चाहिए, o के रेस्पेक्ट में चाहिए, मान लो पॉइंट o के रेस्पेक्ट में। तो फाइंड दी पोजीशन of center of mass of disc and square lamina with respect to origin, ठीक है। तो हमारे पास यानी r1 ही पूछ रहा है वो, तो r1 क्या आ जाएगा, r1 आ जाएगा m2 इंटू 2a, सॉल्व कर लो, है ना, क्योंकि एक इक्वेशन ये भी तो है ना, m1 r1 इक्वल टू m2 r2, तो हो जाएगा m1 प्लस m2, सॉल्व कर लो इसको। m2 कितना है, तो 4 सिग्मा ए स्क्वायर इंटू 2a डिवाइड बाई m1 सिग्मा पाई ए स्क्वायर प्लस m2 4 सिग्मा ए स्क्वायर है।
लिख लो इसको। लिख लिया? Yes. sir. ठीक है, सॉल्व कर लो। तो आप देखो यहाँ से सिग्मा ए स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ऊपर आ गया 8a/π+4, ये आंसर है। अब ध्यान से देखो, एक चीज और बताता हूँ मैं आपको। ये वैल्यू क्या आ रही देखो, यानी R1 आ रहा है हमारे पास में 8a प्लस ये आ जाएगा 3.14 + 4, यानी R1 इक्वल टू है 8a/7.14। आप ये देखो, ये क्या है, ग्रेटर देन a, इसका मतलब सेंटर मास वहां नहीं है, सेंटर मास कहाँ है, सिस्टम का यहाँ लाई कर रहा है। ये लॉजिक समझ में आया सबको? इस पॉइंट का भी ध्यान रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि किस में लाई करा, डिस्क में या स्क्वायर में। ठीक है सर अगर स्क्वायर और वो सर्कल का अगर मास सेम होता तो डायरेक्ट हम m1 r1 + m2 r लगा सकते थे ना? मास सेम होता तो, हाँ सर। हाँ तो फिर तो मास सेम है, तो अब तो फिर यहाँ हो गया ना वो तो। ये देखो ना, इस वाली क्वेश्चन से देखो, मास सेम होते देखो ना, R1 = R2 आ गया ना, तो मिड पॉइंट ये हो जाएगा ना, तो ओके सर। है ना। ये देखो ना आप, इसी क्वेश्चन को देखो आप तो। ओके ओके सर, समझा।
मैं एग्जांपल 15 भी बता देता हूँ आपको। कल कितनी बजे क्लास है? बजे दो बोला बजे था। सर, दोपहर को। हाँ, दोपहर को 2 बजे। 2 बजे हाँ। बोला था। 2 to 4 ना? नहीं तुम्हें तो 8 बजे रख सकते हैं, क्या बोलो कल, अगर दिक्कत ना हो तो। सर प्रॉब्लम और वैसे नहीं तो है। मेरे कोई प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए मेरे हिसाब से, तो सुबह 8 बजे नो है ना। प्रॉब्लम। तो कल सुबह 8 बजे 8 to 10, ओके ओके चलेगा? सर। हाँ बोलो, 8 to 10 है ना। चलो गुड। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। 8 AM to 10 AM है ना। एग्जाम्पल 15। Light spring of spring constant K is kept compressed between two blocks of masses M and capital M. देखो ये कह रहा है कि light spring of spring constant K is kept compressed between two blocks of masses M and M on smooth compressed है। इसका मतलब है कि हमने इसको कंप्रेस करके ऐसे रखा हुआ है। इसका मास M मान लेता हूँ, इसका मास कैपिटल M मान लेता हूँ, है ना। तो इसका मतलब स्प्रिंग तो ऐसे रही होगी ये, है ना, इस तरह से रही होगी, हमने कंप्रेस करके रखा हुआ है। तो अब इसमें क्या होगा दरअसल, तो ये कह रहा है कि लाइट स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट के इज केप्ट कंप्रेस्ड बिटवीन टू ब्लॉक्स ऑफ मासेस M and M on smooth horizontal surface. When released, the blocks acquire velocities in opposite direction. This spring loses contact with the blocks when it acquires natural length. इसका मतलब ये इसकी नेचुरल लेंथ है। तो क्या होगा कि ये ब्लॉक जब यहाँ पहुंचेगा तो ये ब्लॉक भी यहाँ कहीं पहुंचेगा। तो जैसे ब्लॉक यहाँ पहुंचेगा तो स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ पर आ जाएगी, है ना। और ये ब्लॉक भी जब यहाँ पहुंचेगा तो स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ पर आ जाएगी। और ये अटैच नहीं है, ये मतलब इनके साथ मतलब फिक्स नहीं है, मतलब कहने का मतलब है फिक्स नहीं है, कंप्रेस करके हमने छोड़ा है यहाँ। तो क्या होगा कि ये ब्लॉक को क्या करेगी, पुश करेगी, क्योंकि कंप्रेशन है तो इसको फोर्स इधर लग रहा है, इसको फोर्स इधर लग रहा है, ठीक है। अब यहाँ क्या है दरअसल, स्प्रिंग फोर्स इमीडिएटली कभी भी वेलोसिटी नहीं लाता है। ये बात हुई हमारी पहले, याद हो तो आपको एक पॉइंट लिखवाया था मैंने, किसमें लिखवाया था, NLM में। तो यहाँ क्या होगा, इसकी भी जो वेलोसिटी है ना, इसको मैं 2 मान लेता हूँ, इसको 1 मान लेता हूँ, तो यानी U2 इसका भी 0 है, क्योंकि इमीडिएटली वेलोसिटी आएगी नहीं, और U1 इसका भी 0 है। लेकिन ये इसको प्रेस कर रहा है, तो आप देखोगे कि इसकी यहाँ वेलोसिटी क्या हो जाएगी, मान लेते हैं V2, और यहाँ इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, V1। यहाँ तक तो क्लियर है सबको। तो आप यहाँ देखो, इस पूरे सिस्टम को अगर आप ऑब्जर्व करते हो तो इस पूरे सिस्टम पर कोई एक्सटर्नल फोर्स है क्या, और इनिशियल वेलोसिटी 0 थी। इसका मतलब सिस्टम के सेंटर मास की वेलोसिटी 0 है, तो बाद में भी 0 बनी रहेगी। यानी सिस्टम का सेंटर मास का, इसका मतलब सिस्टम का मोमेंटम इनिशियली 0 है तो बाद में भी 0 बना रहेगा। तो यहाँ भी क्या होगा, मोमेंटम इनिशियल इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। तो इनिशियल मोमेंटम क्या है सिस्टम का, 0, यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में अप्लाई कर रहा हूँ, इक्वल टू फाइनल।
इस ब्लॉक का, तो इस ब्लॉक का क्या लिखोगे, माइनस एम इंटू V1 प्लस इसका क्या लिखोगे राइट वाले का, कैपिटल M इंटू V2। ये आ गई हमारे पास में M V1 इक्वल टू कैपिटल M V2, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है। दूसरा, आप देख रहे हो किसने कहीं कोई फ्रिक्शन नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि एनर्जी कंजर्व रहना चाहिए। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या दोनों की, 0 प्लस स्प्रिंग में कंप्रेशन अगर x का है तो स्प्रिंग एनर्जी कितनी, हाफ x स्क्वायर। नेचुरल लेंथ पे पहुंचने पर स्प्रिंग की एनर्जी 0 प्लस काइनेटिक एनर्जी तो हाफ m v1 का होल स्क्वायर प्लस हाफ कैपिटल M v2 का होल स्क्वायर। दो अननोन है, दो इक्वेशन है, v1 v2 अननोन है, तो सॉल्व करेंगे आंसर मिल जाएगा। तो ये पूछ रहा है कि इनकी फाइनल वेलोसिटीज बताओ क्या होगी, तो ये आंसर आ जाएगा। क्योंकि अटैच तो है ही नहीं, तो स्प्रिंग क्या हो जाएगी, जैसे नेचुरल लेंथ पर पहुंचेगी स्प्रिंग डिटेच हो जाएगी इनसे, तो सॉल्व कर लेंगे। और ये नहीं, वेलोसिटी से क्या करेंगे, दोनों मूव करना शुरू कर देंगे। वो जो ब्लॉक 1 है वो लेफ्ट साइड में मूव करेगा क्योंकि कोई फोर्स है नहीं, तो V1 स्पीड से निकल जाएगा। राइट साइड में जो ब्लॉक है वो V2 स्पीड से निकल जाएगा। इस तरह से करना है। समझ में आया? यस सर, समझ नहीं गया, समझा सर। लिख लो इसको, लिख लीजिए इसको, सॉल्व कर लो। यहाँ से V1 की वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर दो तो V2 मिल जाएगा। V2 मिल गया तो उसको यहाँ रखेंगे तो V1 मिल जाएगा। मैं सॉल्व कर देता हूँ, इसको लिख लो पहले। लिख लिया? यस सर। ठीक है, तो सॉल्व कर लो, उसमें क्या है। बाकी लोग तो भाग गए। तो ये हो जाएगा हाफ के एक्स स्क्वायर इक्वल टू हाफ M V1 का होल स्क्वायर प्लस कैपिटल M बाई 2 V2 की वैल्यू यहाँ M V1 बाई कैपिटल M का होल स्क्वायर। तो यहाँ से हम लोग हाफ M V1 का होल स्क्वायर बाहर लेंगे तो 1 प्लस यहाँ रह जाएगा M बाई कैपिटल M, है ना। तो आगे क्या आ जाएगा, ये आएगा ना भाई। तो हाफ से हाफ कैंसिल आउट हो गया, तो V1 इक्वल टू आ जाएगा कैपिटल M के एक्स स्क्वायर बाई स्मॉल m कैपिटल M प्लस स्मॉल m। ये V1 आ गया। तो मतलब इसने उल्टा माना, मैंने अलग माना, ठीक है ना। कर लोगे सर रूट है तो इसका रूट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं, यही आंसर है। फिर इसको आप इसमें रख दो तो V2 आ जाएगा। ठीक, इसने कैपिटल M को V1 माना, मैंने उसको V2 माना, तो कोई दिक्कत नहीं, आंसर तो आएगा। तो इस तरह से करेंगे। चलो आज इतना ही करेंगे, है ना। और आप लोग इसका एक्सरसाइज 1 करना शुरू कर दो।
एक्सरसाइज 1 में आप क्या क्या कर सकते हो देखो। आप कर सकते हो इसमें देखो, इसमें आप कर सकते हो सेक्शन ए कर सकते हो, सेक्शन बी कर सकते हो, है ना, सेक्शन सी भी कर सकते हो। इतना करा दिया मैंने आपको। सर और दोनों इवन पार्टी डी भी कर सकते, हाँ, तो और डी भी कर सकते हो, वो भी करा दिया मैंने, मालूम है, इतना कुछ करा दिया मैंने। तो आप तो क्या करो अभी, ए बी सी करो बस, अभी डी रहने दो अभी, हाँ। और कर सकते हो तो डी भी कर लो, तो पार्ट 1 का ही अभी करो, ठीक है, डी तक कर लो, पार्ट 1 तक। ओके सर। हम्म, ठीक है। हाँ बोलो पीयूष, बोलो, कुछ बोल रहे थे। फिर से हनी वाले में क्या डाउट है बताओ। हम्म, नहीं नहीं करेंगे, कल कल थोड़ी करूंगा अभी मैं, अभी तो होमवर्क दिया है उसको करोगे, अभी कहाँ करेंगे, ठीक है। सर उसको हनी वाले क्वेश्चन में अगर हनी के सिवाय कोई और लिक्विड यूज करेंगे उतने ही मास का कोई डिफरेंस आएगा? डिफरेंस यही है कि जैसे मान लो वाटर लिया तो अचानक से क्या होगा, सडनली नीचे आएगा ना, तो आपको क्या होगा, एक एक तरह से डिफ्लेक्शन नजर आएगा उसमें, उसके बाद वापस से उतना ही मास फिर दिखाएगा वो वेइंग मशीन, ऐसा है वो। हनी में क्या है कि धीरे धीरे आएगा ना, तो फिर उस हिसाब से वो उसका मास दिखाएगा, ये कहने का मतलब था मेरा। ओके सर, हाँ ये है, ठीक है, चलिए फिर, ओके। हाँ एक्सरसाइज 1 का पार्ट 2 अभी नहीं करना है, अगर आप कर सकते पीयूष, आप तो कर ही सकते हो यार, आप जैसे लोगों के लिए थोड़ी है, तो पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों करो, आपको तो ए बी सी डी पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों का करो, ठीक है। लेकिन बाकी बच्चों अगर कर सकते हैं तो दोनों करो, नहीं तो मैंने जो होमवर्क दिया वो पार्ट 1 का ही ए बी सी डी दिया है, वो नेक्स्ट वीक तक कर लो, ठीक है। कल भी अभी तो प्रैक्टिस कराऊंगा यार इस टॉपिक को, क्योंकि ऐसा थोड़ी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, आगे काम आता है अपने, ठीक है। चलो फिर, ओके बाय बाय। बाय सर। बाय सर। हैप्पी न्यू ईयर सर। हाँ आपको, आप लोगों को भी, ठीक है, एंजॉय करो, लेकिन रिजल्ट के साथ में, हाँ, वो भी ध्यान रखना है। हाँ पीयूष कुछ बोल रहे थे आप। अच्छा क्या क्वेश्चन है सर, हनी वाले एग्जांपल में अगर ए सी एम जी के इक्वल हो गया तो एन जीरो हो जाएगा, तो पार्टिकल्स हैज बस हनी के नीचे आ रहे हैं, तो ग्लास जार का वेट तो दिखाएगा ना वेइंग मशीन में। तो हम तो सेंट्रोमास की बात कर रहे हैं ना, सेंट्रोमास का। सर हाँ बोलो। फिर सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन जी के इक्वल नहीं आ सकता ना? सेंट्रोमास का एक्सेलरेशन, उसके सेंट्रोमास का एक्सेलरेशन जी के इक्वल नहीं आ सकता, जी के इक्वल तो नहीं आ सकता यार, कैसे आएगा इस केस में, मतलब वो कोई तो देखना दूसरा पड़ेगा यार। लिक्विड भी ले लिया तो भी जी के क्योंकि इक्वल मान तो। लो, नहीं नहीं हो सकता है, अगर मान लो हम लोग एन डैश को जीरो करें, पर एन डैश सेंट्रो, जीरो नहीं आ सकता ना सर, जार का वेट तो रहेगा, जार के पार्टिकल्स मूव नहीं कर रहे ना। हाँ जार के पार्टिकल तो मूव नहीं कर रहे हैं, तो नहीं रहेगा फिर इसका मतलब, यानी नॉर्मल जीरो नहीं होगा फिर इसमें, ठीक है। हाँ सर। वो तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है, ओके ओके, चलिए फिर, ओके बाय।